नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोक भवन के आपको बताते चले सजावट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर फूलों और सुगंध के साथ सजने वाला है लोक भवन। लोक भवन में वसंतोत्सव को लेकर कर्टेन राइजर का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक लोक भवन में होगा वसंतोत्सव। राज्यपाल गुरमीत सिंह की प्रेस वार्ता। इस वर्ष पोस्टल कवर के लिए भोजपत्र का किया चयन। जन सामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी पुष्प प्रदर्शनी। विभिन्न श्रेणियों में होगी प्रतियोगिताएं, जहां पर बता दें कि वसंतोत्सव का बेसब्री से करते हैं इंतजार। फूल हर भाव को जोड़ते का कार्य करते हैं। वसंतोत्सव में रंग बिरंगे पुष्पों की विशेष प्रदर्शनी होगी। आकर्षण का केंद्र प्रगतिशील किसान, महिला और युवा स्टार्टअप को दिया जाएगा विशेष पुरस्कार। IMH, GMUN और महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से लगाए जाएंगे फूड कोर्ट। इसके साथ ही वसंतोत्सव के माध्यम से शहद उत्पादन को दिया जाएगा प्रोत्साहन। स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। हम प्रकृति के उस संदेश को महसूस करेंगे। सच कहूं तो ये केवल उत्सव नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक परंपरा और प्रगति के संगम का एक जीवंत प्रतीक है, द लिविंग एग्जाम्पल। आमजन, पर्यटक और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है और ये सचमुच उसी विशेष आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है। हर वर्ष लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। पिछले साल जो हुआ था उसकी यादें अभी दिमाग से गई नहीं है। किस प्रकार हरेक जो यहाँ पे आया उन्होंने अपनी सेल्फी, फोटोग्राफ और जिस प्रकार से उन्होंने फीडबैक दिया, अपने आप से बहुत एक इंस्पिरेशन था, एक मोटिवेशन था। इस वर्ष का वसंत उत्सव 27, 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 में आयोजित किया जा रहा है। 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे उद्घाटन के उपरांत दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक और 28 और फरवरी और 1 मार्च को प्रातः 9 बजे से शाम के 6 बजे तक प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियां दर्शकों के लिए निःशुल्क खुली रहेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष वसंत उत्सव के स्पेशल पोस्टर कवर वो आपसे ही कनेक्ट करता है। भोजपत्र, जिसको टेक्निकली हम बेतुला यूटिलिस कहते हैं, और ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन रहा है प्राचीन काल से। इसका चयन है, जिसका विमोचन प्रथम दिवस को किया जाएगा। भोजपत्र हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। मुझे याद है वो दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी माना गांव आए थे, तो उस वक्त में सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में ग्राम प्रधान ने उनको भोजपत्र का बहुत सुंदर उसके ऊपर कविता लिखकर बोली थी। इसको आर्थिक दृष्टि से देखूं तो ऐसा लगता है कि पुष्प कृषि नई संभावना के द्वार खोल रही है। ये अपॉर्चुनिटी है। विशेषकर पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में यह आय का सशक्त साधन बन रही है। मुझे याद है महामहिम राष्ट्रपति जी जब आई थी, जब उन्होंने हमारे फूल को देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ के फूल तो बहुत हेल्दी हैं, और ये भी कहा साथ में कि लगता है कि ये बाकी जगह में आने का इनका जो दौर है वो 20-21 दिन पहले आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ही एक विशेष वरदान है प्रभु का। और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित विकासखंड सभागार में आयोजित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VBG पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण रोजगार योजनाओं को और अधिक सशक्त बनाया गया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा मनरेगा को समाप्त किए जाने संबंधित अफवाहों को निराधार बताया है। उन्होंने जानकारी दी है कि VBG योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 के स्थान पर 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार
रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में रिटेनिंग वॉल को भी अनुमन्य कार्यों से शामिल किया गया है। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों और पूर्व सैनिकों की समस्याएं भी सुनी और खटीमा क्षेत्र में लंबित शहीद द्वारों के शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया। हमारे कांग्रेस के मित्र एक प्रकार कर रहे हैं कि हमने मनरेगा को समाप्त कर दिया। उनके विचार का जवाब देने के लिए, हालांकि हमारे प्रदेश के अंदर तो मुझे पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूं लगातार, मैं ये 52वीं मेरी संवाद कार्यक्रम है। मुझे आप भी वहीं बोलते थे, हर व्यक्ति ने कहा कि मनरेगा समाप्त नहीं हुई है, सबकी जानकारी में है, इसको मजबूत हमने किया है। इसमें रोजगार गारंटी के जहां पहले 100 दिन थे उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो 60 दिन खेती के लिए होते हैं उसको इससे अलग सेट कर दिएंगे ताकि लोग उसमें खेती कर सकें। हमने प्रशासनिक बजट 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 15 दिन के अंदर इनका भुगतान होगा। और दूसरा ये कहना कि हमने नाम चेंज किया, समय समय पर इसके नाम चेंज हुए हैं। पहले इसका नाम जवाहर योजना था, नरेगा हुआ, मनरेगा हुआ। और ये कहना कि हमें महात्मा गांधी के नाम से परहेज है। अभी केंद्र सरकार ने 26-27 के बजट में जो योजनाएं माननीय महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू की, तो इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए जगह जगह सरकार की संवाद कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमारे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी एक सत्र इसमें कर लिया गया। स्थानीय व्यापारियों और आम जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए व्यापार मंडल अल्मोड़ा के सौजन्य से 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर व्यापार मंडल भवन में आज से विधिवत प्रारंभ हो गया है। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों का निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जांचों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस शिविर का लाभ उठाएं। मंडल का कहना है कि सामाजिक सरोकार के तहत इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे। होली के आगामी त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की टीम ने बागेश्वर स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने गुणवत्ता में संदेह होने पर 4 खाद्य पदार्थों के नमूने भरकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जहां पर विभागीय टीम का मुख्य फोकस इस बार उन डिस्ट्रीब्यूटरों और सप्लायरों पर रहा जो कि बाहरी जिलों से भारी मात्रा में खाद्य सामग्री मंगाकर स्थानीय बाजार में सप्लाई करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि त्योहारों के समय मांग बढ़ाने पर अक्सर बाहरी क्षेत्रों से मिलावटी खोया मसाले या फिर अन्य सामग्री खपाने की कोशिश की जाती है। मिठाई मसाले और अन्य संदिग्ध सामग्री के कुल 4 सैंपल लिए गए हैं। टीम ने व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में सैंपल फेल हो पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज बाहर से जो दूध आ रहा है बेसिकली पैक्ड और नॉन पैक्ड, उनका चेकिंग करी गई है और उसी के क्रम में सैंपलिंग करी गई है। पनीर का और एक एनालॉग क्रीम का जो नमूना है अभी हमने जांच के लिए लिया है। कार्रवाई अभी आगे चल रही है। हम जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उन्हें चेक कर रहे हैं और जो माल बाहर से आ रहा है बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर खाद्य सामग्री मंगा रहे हैं तो अभी बेसिकली हम उन्हें देख रहे हैं कि जो माल आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है। अभी फिर इसके उपरांत हम लोग जो मिठाई की दुकानें हैं और जो परचून की दुकानें हैं उन्हें भी चेक करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने।
यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास के छात्र छात्राओं के लिए रामा पैलेस में कालजयी उपन्यास पर आधारित फिल्म गोदान का विशेष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यालय के 580 विद्यार्थियों सहित विद्यालय परिवार ने मुंशी प्रेमचंद के पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को समझा। कार्यक्रम का शुभारंभ मौनी बाबा डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर गौरव वार्ष्णेय, अनिल मित्तल और प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य भारतीय ग्रामीण जीवन का जीवन दस्तावेज है। फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण सीख मिली है। मौनी बाबा और विजयपाल ने गौ सेवा पर जोर देते हुए कहा कि गौ माता केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती का आधार भी है। फिल्म के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना और गौ संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। फिल्म देखने के बाद यह संदेश साझा किया गया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण परिवेश की चुनौतियों और मानवीय संवेदनाओं को
समझ सके। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि विद्यार्थियों के साथ साथ स्वयंसेवकों ने भी फिल्म की प्रशंसा की और इसे जीवन में उतारने का संकल्प लिया। और गर्मी के बढ़ते प्रभाव और वनाग्नि के खतरों के बीच रानीखेत फायर स्टेशन ने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को और होटलों में सुरक्षा मानकों की जांच तेज कर दी है और इसी क्रम में आज फायर ब्रिगेड की टीम ने ड्रीमलैंड रिजॉर्ट का विस्तृत फायर रिस्क निरीक्षण किया। फायर स्टेशन रानीखेत के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने रिजॉर्ट परिसर के भीतर अग्निशमन यंत्रों, पानी के और हाइड्रेंट और आपातकालीन निकास द्वारों का जायजा लिया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में रिजॉर्ट प्रबंधन आग पर काबू पाने और पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम है या नहीं। चेक किया गया अग्निशमन उपकरण चालू हालत में है या फिर एक्सपायर हो चुके हैं। टीम ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से अग्नि सुरक्षा उपकरणों को चलाने का डेमो लिया है और उन्हें जागरूक किया है। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें दूर करने के लिए रिजॉर्ट प्रबंधन का सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा है कि पर्यटकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रानीखेत के सभी छोटे बड़े होटलों और रिजॉर्ट्स में ये अभियान चलाया जाएगा ताकि आग जैसी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर रोटेरियन राजन विद्यार्थी के तत्वाधान में 18 से 23 फरवरी तक आयोजित कार रैली बरेली से चलकर पीलीभीत और रुद्रपुर होते हुए काशीपुर पहुंची। रैली केवीआर हॉस्पिटल से शुरू होकर रामनगर रोड स्थित रोटरी भवन जाकर समाप्त हुई। काशीपुर पहुंचने पर रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और इनरव्हील क्लब ऑफ काशीपुर के सदस्यों ने रैली में प्रतिभाग किया। रैली में काशीपुर पहुंचने पर समर स्टडी हॉल विद्यालय, द हेरिटेज स्कूल और एससी गुड़िया कॉलेज के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस बीच काशीपुर में रैली के संयोजक अनुराग कुमार सिंह रहे। ये रैली समाज में शांति और सद्भावना का संदेश लेकर चल रही है। रैली का उद्देश्य समाज के लोगों में सेवा भाव और प्रेम भाव जागरूक करना है। संदेश होता है कि आपस में सौहार्द बना रहे, आपस में यूनिटी बनी रहे और ये जो मुहिम है हमारे डीजी साहब, गवर्नर साहब राजन विद्यार्थी जी बरेली से लेकर आ रहे हैं और ये अभी आगे कॉर्बेट में जाएगी, नैनीताल जाकर ये खत्म होगी। तो हमारा यही प्लान है कि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि सब लोग आपस में बहुत ही प्यार से सुख समृद्धि से रहें। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह ने पुलिस लाइन रोशनाबाद का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने न केवल जवानों के शारीरिक और मानसिक कौशल को परखा बल्कि खुद उनके साथ भोजन कर अनुशासन और अपनत्व की मिसाल भी पेश की। परेड के अवसर पर एसएसपी नवनीत सिंह आज सुबह सवेरे पुलिस लाइन मैदान पहुंचे। उन्होंने जवानों के साथ स्वयं दौड़ लगाई और सभी को नियमित शारीरिक व्यायाम के जरिए स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। इसके उपरांत जवानों के शस्त्र अभ्यास और मैनुअल ड्रिल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां पाए जाने पर एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए ड्रिल को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। शाखाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने कहा कि पुलिस लाइन पूरे विभाग का केंद्र बिंदु है जहां से पूरे जनपद की कानून व्यवस्था संचालित होती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस लाइन की सभी व्यवस्थाएं 24 घंटे अपडेट रहनी चाहिए। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफाई और अनुशासन में कोई भी समझौता नहीं होगा। निरीक्षण के बाद एसएसपी हरिद्वार सीधे पुलिस भोजनालय पहुंचे। वहां उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों के साथ बैठकर भोजन किया और खाने की गुणवत्ता की जांच की। और आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी प्रमेंद्र रुबाल ने आपको बताते चले कि परेड का निरीक्षण किया है। पहले दिन ही एक्टिव मोड में नजर आए एसएसपी। आपको बताते चले कि जनपद की पहली परेड में कड़े तेवरों में दिखे एसएसपी प्रमेंद्र रुबाल। परेड का किया निरीक्षण। परेड के दौरान एसएसपी ने दौड़कर जवानों में भरा जोश, शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहने के लिए किया प्रेरित। क्वार्टर गार्ड और मैस में सफाई व्यवस्था को लेकर दिखाई नाराजगी। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, सफाई व्यवस्था रखे दुरुस्त, कर्मचारियों का वेलफेयर प्राथमिकता पर, अनुशासन से कोई समझौता नहीं, कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर वाहन शाखा में रिकॉर्ड अपडेट न होने पर
संबंधित अधिकारी को लगाई फटकार। बीटीएस के निरीक्षण के दौरान बम निरोधक दस्ते के पास उपलब्ध उपकरणों के लिए जानकारी, बम निरोधक दस्ते को दिए संयुक्त प्रशिक्षण के निर्देश। पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। कार्यदायी संस्थाओं को दिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखने के निर्देश। और वहीं टिहरी जनपद में अपराध और नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत मुनिकीरेती पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे एक शातिर नशा तस्कर को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चंद्रेश्वर नगर निवासी रोहित साहनी पर बीती 6 फरवरी 2026 को थाना मुनिकीरेती में संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक देवप्रयाग ने की। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर रोहित साहनी को उसके निवास स्थान चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने बताया कि आरोपी का साथी मार्कंडे जायसवाल पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने नशा मुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। यदि आपके पास अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कोई भी जानकारी हो तो तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। मंगलौर क्षेत्र की आकाशदीप कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रहने वाले राजेश प्रजापति नामक युवक ने अपने ही लाइसेंस से पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक राजेश प्रजापति लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। बीमारी के कारण वह मानसिक रूप से काफी तनाव में था। अंदेशा लगाया जा रहा है कि तनाव के चलते उसने के आत्मघाती कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और लाइसेंसी हथियार को भी कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोगों में भी शोक की लहर है। दिल्ली रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती ऑल्टो कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि फायर स्टेशन रुड़की की कार्रवाई से एक बड़ा अग्निकांड होने से बच गया। दरअसल फायर स्टेशन रुड़की को सूचना मिली कि दिल्ली रोड पर होटल पैसिफिक के पास ऑल्टो वाहन में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से 2 मोटर फायर इंजन घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ ने कार के पेट्रोल टैंक के फटने से बचा लिया। हालांकि आग की चपेट में आने से वाहन में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार स्वामी संजय मंगलौर से रुड़की एक शादी समारोह में जा रहे थे। पैसिफिक होटल के पास अचानक कार से धुआं निकलता देख उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और तुरंत बाहर निकाला है। कुछ ही पलों में कार ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर कोतवाली मंगलौर का पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की तत्काल तत्परता के चलते कोई जनहानि नहीं हुई है, जिसे बड़ी राहत माना जा रहा है। ऑपरेशन स्माइल के तहत पौड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र से पिछले 3 महीनों से लापता महिला को पुलिस टीम ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। महिला की घर वापसी से परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पुलिस के मुताबिक बीते 19 नवंबर को लक्ष्मण झूला निवासी एक महिला घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। महिला की तलाश के लिए एसएसपी सर्वेश पवार ने ऑपरेशन स्माइल टीम को विशेष निर्देश दिए और आज की महिला की लोकेशन मोतिया खान पहाड़गंज दिल्ली में ट्रेस हुई। सूचना मिलते ही ऑपरेशन स्माइल की टीम और विवेचक तुरंत दिल्ली पहुंचे और महिला को बरामद कर वापस लक्ष्मण झूला लाए। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह घरेलू परेशानियों के कारण बिना बताए दिल्ली चली गई थी और वहां नौकरी कर रही थी। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि महिला को काउंसलिंग दी गई है। उसे समझा बुझाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।